अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, चले हम लोग की ये सेकंड क्लास है ऑन ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक ग्रेविटेशन को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इसकी एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताई थी मैंने कि व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज, व्हाट ग्रेविटी इज। ठीक है, तो अब इस ग्रेविटी के चैप्टर में ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम लोगों को समझनी है। वन ऑफ देम इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जहाँ तक हम पहुँच गए थे और हमने उसकी मैथमेटिकल बात नहीं की थी, आज हम वहाँ से मैथमेटिकल बात शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जल्दी से रीकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। देखिए, सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास, ठीक है, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था? मैंने कहा था कि इन दिस एंटायर यूनिवर्स एवरी मास इज every two masses are experiencing and exerting a force, an attractive force towards each other. दो मासेस जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मी एंड एनीथिंग, बहुत सारी चीजें रखी हैं इस वक्त मेरे सामने। एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, एक अट्रैक्टिव फोर्स। दिस म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स is referred as the gravitational force, and it makes a third law pair. न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, एक्शन रिएक्शन पेयर, इस तरह बना रहे होते हैं। मतलब these forces must be equal, these forces must be opposite, these forces would be acting on two different bodies. मैं सामने वाले रखे हुए ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, राइट। तो अब मैंने कहा था कि क्योंकि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो मैग्नीट्यूड इतना कम होता है, उसकी वजह से हम ये चीज देख नहीं पा रहे होते। मैग्नीट्यूड कम होने का रीजन इसका फॉर्मूला और इसके अंदर लगा हुआ कांस्टेंट था। सबसे पहले इस फॉर्मूला को, जो इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था न्यूटन साहब के लॉ ने। न्यूटन ने लॉ दिया था कि देयर इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू masses, is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between their center. एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने मैथमेटिकली इस बात को किस तरह लिखा था? हमने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक का। कंबाइंड फॉर्म ने हम फॉर्म में हमने इसको लिखा था m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया था, दैट वाज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.67 टेन टू माइनस 11। इस स्मॉल वैल्यू होने की वजह से मैंने कहा था कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी मासेस हैं वो इतने बड़े नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट 10 पावर 11 तक जा सके। अगर लेट से कि मैं 10 पावर 11 तक भी जाता हूँ तब ये पावर्स कैंसिल आउट होकर के एक दूसरे को, ये ऑलमोस्ट 1 न्यूटन के अराउंड कोई एक फोर्स बना करके मुझे देंगे, जो कि ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से जब हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते हैं तो वी हैव टू मूव इन आउटर स्पेस। हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, हम बात करेंगे मून्स की, हम बात करेंगे लार्ज सैटेलाइट्स की, हम बात करेंगे स्टार्स की, क्योंकि इन्हीं का मास इतना बड़ा होता है कि इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती हैं। बाकी हमारे सराउंडिंग में जो वैल्यूज हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। अच्छा, दो रीजंस होते हैं सिग्निफिकेंट ना होने के। पहला तो उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। ठीक है, अब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आप कंसिडर कर लें, ठीक है, दो आदमी ही कंसिडर कर लें, 80 kg एंड 80 kg एन एवरेज मास लेकर के, एथलेटिक मास लेकर के मैं बात करूं, तो उनका प्रोडक्ट, ठीक है, और उनके डिस्टेंस, इनको जब मैं कंक्लूड करूंगा तो 10 पावर -11 से बहुत कम होंगे। अब जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 10 पावर -10 -9 -11 समथिंग पे जा रही है। अब उसके अलावा जो फोर्सेस लग रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो दो साहब जो है वो किसी जगह पे बैठे हुए, तो उनके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही होंगी फ्रॉम द सरफेस जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, या फिर एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी, वो इन फोर्सेस से बहुत बड़ी है। तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें मूव होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन प्रैक्टिकली अपार्ट फ्रॉम दी लार्जर ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, लाइक मून, लाइक स्टार्स, ये हम कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स? मैंने कहा था ये फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्यूरिंग अ स्पेस वॉक, या फिर इन अ डस्ट और गैस पार्टिकल्स इन आउटर स्पेस। मैंने एग्जांपल दी थी कि स्पेस वॉक में क्या होता है कि आपके पास एक जो भी एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस स्टेशन से बाहर जाता है एट अ डिस्टेंस, ठीक है।
इन दोनों के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन वो है आउटर स्पेस के अंदर मौजूद है। इन दो फोर्सेस के अलावा बहुत सिग्निफिकेंट फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, लाइक एयर रेजिस्टेंस वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिंस दे आर मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम दे ग्रेजुअली पुल ईच अदर क्लोजर, और इवेंचुअली एक पॉइंट पे जा करके ये दोनों एक सिंगल पॉइंट पर आते हैं। एंड इस तरह जो एस्ट्रोनॉट है he returns back to the space station using its gravitational force. दूसरी मैंने एग्जांपल दी थी कि जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज गैसेस के क्लस्टर्स होते हैं इन द आउटर स्पेस, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग एंड दे कम अपॉन, दे क्रॉस ईच अदर, तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इट मेक देम टू रोटेट अराउंड ईच अदर, टू रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, एंड वो अल्टीमेटली करीब आते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एंड वो दे फॉर्म अ स्टार लेटर ऑन। ये हमने ओ लेवल्स की स्टार फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा था, राइट? अच्छा, मैंने कहा था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अब बेसिकली है क्या। अब अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट से बात करूंगा, तो जिसको मैं वेट कहता आ रहा था, मतलब गलत तो नहीं कह रहे, जिसको मैं वेट कहता हूँ, दैट इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मी एंड द अर्थ। अगर मेरा वेट इस वक्त 600 न्यूटन है, तो ये 600 न्यूटन का फोर्स अर्थ मेरे ऊपर लगा रहा होगा, और यही 600 न्यूटन का फोर्स मैं भी अर्थ के सेंटर के ऊपर लगा। हाँ, व्हाई डोंट अर्थ, व्हाई डजंट अर्थ मूव, मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मी। मेरा मास नेग्लिजिबल है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अर्थ को खींच पाऊंगा। प्लस ग्रेविटेशन के अंदर ही आगे जाकर के देखेंगे, एक मैं ही नहीं हूं जो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्सेस से दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे मतलब सन से भी आपके पास एक ताल्लुक बना हुआ है। वो फोर्सेस मेरी लगाई जाने वाली फोर्स से कई ज्यादा है। इस वजह से मेरी लगाने वाली फोर्स का अर्थ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मैं जब उछलूंगा तो मैं ही वापस नीचे आऊंगा टुवर्ड्स द अर्थ, एंड ये वेट वो फोर्स है जिसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा हूँ। तो अगेन द वेट इज नॉट अ सिंगल फोर्स, इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। अर्थ मेरे ऊपर, मैं अर्थ के ऊपर लगा हूँ, ठीक है। इस वेट को हमने कहा था एम जी, ठीक है। आज हम ये देखेंगे व्हाट इज दिस जी, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंस मैंने कहा कि ये वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने एक चीज ये देखी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस बात का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बढ़ाया जाता है, तो जो फोर्स है वो स्क्वायर टाइम्स कम होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द डिस्टेंस इज आर, मैं इसको 2r डिस्टेंस के ऊपर ले जाऊँ, इस मास को यहाँ ले आऊँ, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी यहाँ पे f थी, तो यहाँ f/4 हो जाएगी। मैं 3r पे लेके चले जाता हूँ, ये फोर्स f/9 पे चली जाएगी, एंड सो ऑन। बट ये कॉन्सेप्ट मैं अपने साथ नहीं होता हुआ देख रहा जब मैं ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। रीजन क्या है? देखें, अगर मैं अपना वेट कैलकुलेट करूं विद द ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सटेंसिव फॉर्मूला, तो मैंने कहा था इट इज Gm/r²। सिंस मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट? क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस होगा कितना ही है, हाफ अ मीटर समथिंग, नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। अब अगर मैं एक सर्टेन हाइट गेन भी कर लेता हूँ, लेट्स से मैं 50 मीटर ऊपर आ जाता हूँ, 50 मीटर भी इसके अंदर ऐड करूंगा, तो इट वोंट मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दिस वैल्यू। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। मेरा वेट सिग्निफिकेंटली कब चेंज होगा? व्हेन आई मूव अप टू अ डिस्टेंस लाइक क्वार्टर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाऊंगा, तब जाके यस मेरे वेट में चेंज आना शुरू होगा। बस मेरा वही रहेगा, वेट चेंज होगा। ना वेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, जो हमारा आज का टॉपिक है। हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को समझा था। ग्रेविटेशनल फील्ड में, एंड आई रिमेंबर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ दोबारा। देखिए, सबसे पहले व्हाट फील्ड इज, ये जो डेफिनेशन है इट्स अ क्वाइट जनरल डेफिनेशन। चाहे आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ें, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ें, field is referred to a region where the influence of that particular entity, that particular force is there.
अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि डिस्टेंस के साथ साथ द ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूसेस, तो मतलब मैं ये कहूँगा कि जो फील्ड का स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कम होती चली जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स मास, अर्थ फॉर एग्जांपल, मैं अर्थ से दूर जा रहा हूँ और मेरा जो अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। अब कंसिडर अर्थ टू बी एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, लफ्ज आइसोलेटेड जब इस्तेमाल होगा तो आपने इसका क्या समझना है? इसका मतलब, आपने इसका मतलब ये समझना है कि देर आर नो अदर हैवी मासेस सराउंडिंग द अर्थ। कोई कॉमेट, कोई एस्ट्रॉइड, कोई मून, कोई प्लैनेट, कोई सन नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जब हम आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई मैं हूं और अर्थ है और पूरी स्पेस में कोई नहीं। तो हम दोनों आइसोलेटेड हैं और मैं सरफेस के ऊपर था। सरफेस के ऊपर, अगर मैं सरफेस के ऊपर मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो अर्थ फोर्स लगा रही होगी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स होगी। जैसे जैसे मैं दूर जाता चला जा रहा हूँ, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। मैं एक सिग्निफिकेंटली लार्ज डिस्टेंस पे पहुंच चुका हुआ हूँ जहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड अर्थ की तरफ से मेरे ऊपर लग रहा था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। बियॉन्ड दैट पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट किसी किस्म की फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दैट इमेजिनरी पॉइंट वुड बी रेफर्ड एज फील्ड रीजन। ठीक है। अब फील्ड रीजन को, एक बड़ी वास्ट जगह है, हम फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट फील्ड बाय लाइंस ऑफ फोर्सेस। लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? फील्ड एक इनविजिबल चीज है, आप फील्ड को दिखा नहीं सकते भाई ये रही फील्ड ही जा रही है, नहीं। तो आप क्या करते हैं? आप फील्ड को विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स दिखाते हैं, क्योंकि फील्ड का कॉन्सिक्वेंस फोर्स होता है। अगर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो आप फील्ड को शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट पार्टिकल। टेस्ट पार्टिकल किसे कह रहा हूँ? कोई भी मास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर लगने वाली फोर्स थी तो आई वॉज द टेस्ट पार्टिकल ओवर देयर। यूजुअली स्टैंडर्ड वे ये है कि जब हम टेस्ट मास लेंगे, टेस्ट पार्टिकल लेंगे, तो वील कंसिडर इट एज अ यूनिट मास। यूनिट मतलब 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को हम टेस्ट पार्टिकल, उसको, उस ऑब्जेक्ट को हम टेस्ट पार्टिकल बोल रहे हैं। तो अब सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट एक्ट्स बिटवीन द सेंटर टू सेंटर, तो उस टेस्ट पार्टिकल को मैं कहीं भी रख दूँ, जो फोर्स जारी होगी वो इन टू द सेंटर ऑफ द सोर्स मास जारी होगी। तो इस वजह से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही होगी फील्ड को, ये रिप्रेजेंट कर रही है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट वुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी मास। यहाँ रखा होगा इधर जाएगा, यहाँ रखा होगा इधर जाएगा, यहाँ रखा होगा इधर जाएगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये मैं तो इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूँ, यहाँ से भी बनेगी, यहाँ से भी बनेगी, यहाँ से भी बनेगी। तो वी मेक अ सिमेट्रिक डिजाइन टू शो दैट कि फील्ड हर तरफ है। सिमेट्रिक डिजाइन ये बता रहा है कि हर जगह जो उसकी स्ट्रेंथ है वो सेम है। जैसी राइट हैंड साइड पर है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर है, जैसी ऊपर है वैसे ही नीचे है आपके पास। अब इसमें एक अजम्पशन थी, उस अजम्पशन को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सोर्स मास, विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट मास। सोर्स मास में किसे कह रहा हूँ? एनी मास। अर्थ, अर्थ की फील्ड एग्जामिन कर रहा हूँ, अर्थ इज अ सोर्स मास। मून की फील्ड एग्जामिन कर रहा हूँ, मून एज अ सोर्स मास एंड सो। वो एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होगा। हम सबसे पहला हमारा जो अजम्पशन है ना इन सारी चीजों के लिए, वो 2 से 3 अजम्पशन है, वो सुन ले। सारी मैथमेटिक्स के लिए, सारी डेफिनेशंस के लिए, इस सारी लॉजिक्स के लिए पहली अजम्पशन ये है कि हमारा जो मास है इट्स कंप्लीटली स्फेरिकल, बिल्कुल एक फाइन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ऑल्दो के ना प्लैनेट्स कंप्लीटली स्फेरिकल हो गए, ना मून कंप्लीटली स्फेरिकल। ठीक है, दे आर स्लाइटली इलिप्टिकल। दूसरा अजम्पशन हमारे पास ये है कि दे हैव अ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ऑल्दो के ऐसा नहीं होता, अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। सही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट लाई इन द एग्जैक्ट सेंटर। ठीक है। तो हमने दूसरा अजम्पशन ये दिया कि जितने भी मासेस की प्लैनेट्स की हम बात करें दे आर यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि दे हैव देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। तीसरा अजम्पशन हम ये लेते हैं कि दे आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड एज इन कि उनके आसपास और कोई चीज मौजूद नहीं है। अगर मैं मून की बात करूंगा तो मैं अर्थ को भी इग्नोर कर रहा हूँ। हम कुछ केसेस में कंबाइंड इफेक्ट्स देखेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के लिए आई एम कंसिडरिंग देम आइसोलेटेड। तो उसको जनरलाइज करने के लिए हम एक पॉइंट मास का तस्वीर लेकर आते हैं।
पॉइंट मास किसे कहता हूँ? पॉइंट मास कोई एग्जिस्टिंग मास नहीं है. पॉइंट मास इज एन हाइपोथेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इट्स मास कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. तो हमने बोला जनाब ये है उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर लग रही होगी तमाम फोर्स. ठीक है. एंड उसको हमने यूनिफॉर्म कहा. ठीक है. सिर्फ फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने कहा था कि फील्ड एक मजेदार सी बात और ये बता रही थी. फील्ड ये बता रही थी आपके फील्ड फील्ड लाइंस आपको एक मजेदार सी बात और ये बता रही थी कि फील्ड लाइंस के दरमियान जो गैप होता है, दैट गैप रिप्रेजेंट्स द फील्ड स्ट्रेंथ. लेसर द गैप, ग्रेटर द फील्ड स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे आप देखें कि मैं जितना दूर जाता चला जा रहा हूँ गैप बढ़ता चला जा रहा है. इसका मतलब है कि फील्ड स्ट्रेंथ मेरे पास कम होती चली जा रही है. at which point the gap is least surface. इससे कम तो नहीं होगा ना, अंदर नहीं जा रहे हैं हम सरफेस की बात कर, सरफेस पे लीस्ट है. तो फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द सरफेस. अब ये फील्ड स्ट्रेंथ की मैथमेटिकल बातें थी. अब फील्ड स्ट्रेंथ को पहले डिफाइन करेंगे और फिर इसकी मैथमेटिकल बातें देखेंगे, फिर इसके ग्राफ्स बनाते हैं. तो हम देख रहे हैं मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से रिप्रेजेंट करें. तो यस दैट इज द सेम जी जिसको हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हुए आए थे हम. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहना गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है. नाउ हाउ डू यू डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद. अच्छा एक चीज बड़ी काम की सुनिएगा कि पास्ट पेपर जब हम कर रहे होंगे तो वहां पे वो बोलेगा डिफाइन ग्रेविटेशनल. तो वो डिफाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ही डिफाइन करना है, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस वाली एक्सप्लेनेशन नहीं देनी. डेफिनेशन है क्या, देखते हैं. आप देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल field strength is defined as gravitational force on a unit mass. यूनिट मास का क्या मतलब है? 1 kg का मास. जब भी किसी ऑब्जेक्ट तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट लग जाए, यूनिट एम्पेयर, यूनिट वोल्टेज, यूनिट मास, यूनिट करंट, तो वो 1 के साथ बात हो रही है. ठीक है. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास. ठीक है. एट अ पॉइंट होना चाहिए था कहीं पे, लेकिन चले मैं इसको रीडिफाइन कर दूंगा. अच्छा अब इसको जरा मैथमेटिकली लिख लेते हैं हम पहले. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास. क्या मतलब है इस बात का? देखिए इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी अपनी डायग्राम को लेकर के चल रहा हूँ और मैंने कहा कि हम रैंडमली किसी भी प्लैनेट की बात करते हैं. ठीक है. एनी रैंडम प्लैनेट, और किसी पॉइंट के ऊपर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है. तो बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स इट इज एक्सपीरियंस. ठीक है. तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास था दैट वाज m. ठीक है. इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था दैट वाज f. तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा वो फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर मास. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेके चले जाऊँ किसी भी एक डिस्टेंट फासले के ऊपर,
किसी भी एक डिस्टेंट फासले के ऊपर ले जाता हूँ। तो सिंस हमें बात ये पता है कि जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्यों रिड्यूस हो रही है? फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एट दिस पॉइंट द मास रिमेन्स द सेम, लेकिन अब जो फोर्स है वो मेरे पास इट्स बिट डिफरेंट। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी डिफरेंट, रिड्यूस हो चुकी भी होगी। रिड्यूस क्यों हो रही है? रिड्यूस इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास ये फोर्स की वैल्यू एक्चुअली कम हो रही है। तो जैसे जैसे मैं दूर ज़्यादा चला जा रहा हूँ, दिस फोर्स इज रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। जैसे जैसे मैं सोर्स मास के करीब आते चले जा रहा हूँ, वैसे वैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो रही है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। सबसे लीस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है सेंटर टू सेंटर? सबसे लीस्ट डिस्टेंस ये होगा कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली exactly सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस। एंड यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारी अर्थ के लिए क्या है? 9.81। ये जो 9.81 हमने वैल्यू निकाली है ना, ये 9.81 हमने विद रिस्पेक्ट टू दी सरफेस निकाली है। अब जैसे जैसे मैं सरफेस से दूर जाता चले जाऊंगा, अब दूर का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अगर हम यहाँ पे बोले ना दूर, तो यहाँ पे दूर 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर नहीं है, दूर मतलब बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है ना? मल्टीपल थाउजेंड मीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल थाउजेंड मीटर्स के फासले पे जब मैं जाता हूँ तो वहां पे मेरे पास इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.81 से सिग्निफिकेंट डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा, मेरा वेट वहां पे डिक्रीज होगा। अब ये एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला था, डिफाइनिंग सा फॉर्मूला था, इसको थोड़ा सा इनहांस करके लिखते हैं। देखिए आपके पास एक ग्रेविट जो एक्चुअल डिटेल्ड फॉर्मूला है इसका, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक फॉर्मूला आपने मेरे साथ पढ़ा कल, वो था ये Gm/m/r²। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कैपिटल एम बोला है सोर्स को, ठीक है, और स्मॉल एम मैंने बोला है टेस्ट पार्टिकल या फिर टेस्ट मास को, चाहे वो 1 kg हो या फिर एक डिफरेंट पार्टिकल हो, डिफरेंट मास हो। यहाँ जो एम है, दिस इज अगेन द मास ऑफ टेस्ट पार्टिकल। सही है? तो अब ये दो फॉर्मूला जरा मैं मिक्स करके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का एक इनहांस्ड फॉर्मूला बना रहा हूं। मैंने कहा एफ, सॉरी जी की वैल्यू हमने निकाली थी, स्मॉल जी की वैल्यू, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, 1/m अलग लिख दिया मैंने, और फोर्स की जगह मैंने लिखा Gm स्मॉल एम अपॉन r²। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दिस m एंड दिस m कैंसल्स आउट। ठीक है, तो आपके पास G capital small g, the gravitational field strength is given by Gm upon r²। ये आपके पास एक बेसिक डिफाइनिंग फॉर्मूला हो चुका, Gm अपॉन r²। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ आपने ये समझनी है कि इसका यूनिट क्या हो। देखें, इसका यूनिट है आपके पास, अगर आप सिर्फ बेसिक इक्वेशन से ही देख लें, अगर सिर्फ बेसिक इक्वेशन से देख लो तो दिस इज फोर्स पर यूनिट मास, तो मैं इसको न्यूटन पर केजी के ही फॉर्म में लिखूँ, न्यूटन पर केजी हमने लिखा है। हाँ, इसका अदर यूनिट क्या है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सिंस इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक कि इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेफर ना करें। हम अगर इस चैप्टर की हदूद में रह के बात कर रहे हैं तो रेयरली वो उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेगा, हम फील्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो एक एक्सप्लेनिंग या कोटिंग यूनिट होना चाहिए वो न्यूटन पर केजी ही रहना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी।
राइट। वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, देखो दो रीजन से, इट्स अ फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो फोर्स की एक डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, यहाँ पे डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ थी, तो दिस इज इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे इस तरफ थी, इन दिस डायरेक्शन है। हम इसकी डायरेक्शन इस तरफ या इस तरफ, लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं लेंगे। अब जो हमारे पास वेक्टोरियल डायरेक्शन है वो दो ही हो सकती है, इधर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। इतना हम बिगर स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्ड्स है, और हम यूजली इनवर्ड्स को नेगेटिव लेंगे एंड आउटवर्ड्स को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इनवर्ड तो मतलब इसकी डायरेक्शन को हम यूजली नेगेटिव से लिख रहे होंगे, सही है। एक और इम्पोर्टेंट बात इससे रिलेटेड सुनो, आई होप यहाँ तक की सारी बातें आसान और क्लियर चल रही होंगी। सबसे पहली चीज कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी देखें, हमने जो इसका डिफाइनिंग फॉर्मूला लिखा था, इसका डिफाइनिंग फॉर्मूला जो इक्वेशन से, जो इसकी स्टेटमेंट से हमें समझ में आया था, वो था एफ पर यूनिट मास, ठीक है। और हम मैथमेटिक्स में अक्सर एक हरकत करते हैं कि हम लिखते हैं कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ भाई, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन यहाँ पर ये फैक्टर एक्सट्रीम गलत हो जाए, यहाँ पर ये मैथमेटिक्स एक्सट्रीम रॉन्ग हो जाएगी। तो कभी भी ये जो इसकी मैथमेटिक्स थी उससे ये मत एक्सपेक्ट करेगा कि जनाब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, नहीं, हम नहीं लिख सकते। क्यों? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट मास। लॉजिकल बात, मैथमेटिकल बात ये है कि ये हरकत तो हम उस वक्त करते हैं जब एफ कांस्टेंट है। अगर मैं डिफरेंट पोजीशंस पे जाता हूँ तो डिफरेंट पोजीशन पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ही कांस्टेंट नहीं रहती, तो मैं ये रिलेशन नहीं बना सकता। लेकिन आई वुड वांट कि हम इसकी लॉजिकल चीज के ऊपर फोकस करें। वो लॉजिकल क्या है, लॉजिकल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट मास। भाई देखिए, ऐसा है ना कि अब हमारे सराउंडिंग में अर्थ के ऊपर बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं हूँ, एक कोई दूसरा शख्स होगा, उसका मास डिफरेंट है, मेरे सामने टेबल रखा है, सोफा रखा है, और मल्टीपल चीजें रखी हुई हैं। हम सारी ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग है, लेकिन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.81 सबके लिए फिक्स है, क्योंकि वो 9.81 हमारे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। 9.81 की जो वैल्यू है वो अर्थ का मास एंड अर्थ के रेडियस पे डिपेंड कर। हाँ, अब अगर इन मासेस को कंपेयर करें, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस सोर्स मास का सेल्फ मास ज्यादा है उसका फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस। अगर मैं कंपेयर करूं अर्थ को मून से, तो मून अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं दो प्लैनेट्स कंपेयर करूं, let's say if I say there are two planets, planet A, planet B, both have the same volume, but planet A has twice the mass as compared to planet B, तो प्लैनेट ए का जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस होगा वो ग्रेटेस्ट होगा आपके पास, वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द प्लैनेट बी, ठीक है। इस बात को हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ से कंक्लूड ये किया कि ये कंक्लूजन हमारी, अच्छा मैं स्पेस को छोड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे एक्चुअली ग्राफ डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको लिखे जा रहा हूँ। हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, हमने कहा कि जो आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ है is proportional to source mass, सोर्स मास के प्रोपोर्शनल है ये। दूसरा, G is इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये फॉर्मूला से हम कंक्लूड कर रहे हैं और इसी को लेकर के हम ग्राफ बनाने वाले, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर अ स्पेसिफिक मास अगर मैं बात करूं, तो बेटा अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, मार्स की बात कर रहा हूँ, मून की बात कर रहा हूँ, G and M
कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे फॉर अ स्पेसिफिक प्लैनेट, मैं इसको यहाँ से आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। मैंने कहा कि फॉर स्पेसिफिक सोर्स मास, लफ्स प्लैनेट का क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा, मून के लिए भी वैलिड है। सोर्स मास प्रोडक्ट जी इन एम इज कांस्टेंट, ठीक है, ये याद रखिए। भाई देखें आपके पास जी तो था ही कांस्टेंट, मास किसी भी प्लैनेट का, किसी भी मून का, किसी भी स्टार का हम चेंज होना वह एक्सपेक्ट कर नहीं रहे। तो अगर ऐसा है तो फॉर अ स्पेसिफिक प्लैनेट, फॉर अ स्पेसिफिक सोर्स मास, मैं ये कहूँगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ आपके पास कि हमारे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, एंड इस प्लैनेट से डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मैं सेंटर से डिफरेंट पोजीशंस में मार्क करके फील्ड स्ट्रेंथ को हम एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह वेरी कर रही होगी फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस में सेंटर से दूर लेके जाता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहला जो डिस्टेंस हमने मार्क किया वो रेडियस पे किया, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास डिस्टेंस मार्क होगा वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस पर होगा, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टुवर्ड्स थ्राइस ऑफ द रेडियस, फोर टाइम्स ऑफ द रेडियस एंड सो ऑन, इस तरह पे। इतनी बड़ी सारी वैल्यूज तो पर मैं नहीं लिखने वाला, लेकिन ये बनाई, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस में मार्क कर रहा हूँ, मैंने कहा ये प्लैनेट था और प्लैनेट से डिस्टेंस में क्या बता रहा हूँ, दिस इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट। मैंने क्या कहा था कि हम डिस्टेंस को आर से शो कर रहे होंगे और रेडियस को कैपिटल आर से, ठीक है। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, दिस इज थ्राइस ऑफ r, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ r एंड 5 टाइम्स ऑफ r एंड सो ऑन। इतनी बड़ी वैल्यू खैर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इसकी फील्ड स्ट्रेंथ निकालता हूँ, एट दिस पॉइंट, at this point the field strength would be gm upon r, ये फील्ड स्ट्रेंथ एट दी सरफेस निकाली, ठीक है। सरफेस की बात हो रही है तो इस वजह से आपके पास मैंने डिस्टेंस की जगह कैपिटल आर लिखा, ठीक है। अब दिस वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये ध्यान में, ये फील्ड स्ट्रेंथ की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, सरफेस के ऊपर द वैल्यू वुड बी द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं एट अ डिस्टेंस 2r जाता हूँ, एट अ डिस्टेंस 2r जब मैं जाऊंगा तो हाउ वुड थिंग्स चेंज। आपने लिखा जी एम, अच्छा ये आर स्क्वायर था, सॉरी मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था। मैंने कहा जी एम आपके पास कांस्टेंट था एंड ये हो गया 2r का स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस द रेडियस। 2r के स्क्वायर के ऊपर मैं बात करता हूँ तो द न्यू वैल्यू वुड बी, मैं कह लूंगा जी एम अपॉन 4 टाइम आर स्क्वायर। अगर ऐसा मैं लिख रहा हूँ तो ये जो जी एम अपॉन 4 है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, ये तो जी के बराबर था, मतलब द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि द न्यू वैल्यू वुड बी जी अपॉन 4। कहाँ पे जी अपॉन 4 हुआ था, जहाँ पे हमने डिस्टेंस को डबल किया, ठीक है। तो इसी तरह जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, स्क्वायर टाइम्स वैल्यूज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी।
तो यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था द वैल्यू ऑफ जी वॉज, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय जी, तो यहाँ पे इट वुड बी जी अपॉन 4, यहाँ पे इट वुड बी जी अपॉन 9, यहाँ पे इट वुड बी जी अपॉन 16, जी अपॉन 25 एंड सो ऑन, आपके पास एक कहानी चलती जाएगी। तो ये जो डिक्रीज है ना बेटा, और जो स्क्वायर टाइम्स कम हो रहा है बाय 4 बाय 9 बाय 16 बाय 25, दिस रिलेशन इज रेफर्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम इसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज नहीं कहते, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज समथिंग मींस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग रहा था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ की यहाँ पे आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइए, एंड फिर मैं इसके ग्राफ की तरफ जा रहा हूँ। थैंक्स फाइन यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ जा रहे हैं, राइट, चलिए जी। मैंने कहा इसी एक एग्जाम्पल को मैं, इसी एक डायग्राम को आई बी कॉपिंग, हम ग्राफ देख रहे हैं जी वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है। चले, अब मैंने कहा कि मैं प्लॉट कर रहा हूँ y एक्सिस पे द वैल्यूज ऑफ g, y एक्सिस पे आई प्लॉटेड द वैल्यूज ऑफ g, और x एक्सिस पे आई प्लॉटेड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अब ग्राफ की लेबलिंग किस तरह होगी, ऐसे मतलब ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे वो डिस्टेंस लिखेगा, जनरल डिस्टेंस, कुड बी इन मीटर्स कुड बी इन किलोमीटर्स, स्टैंडर्ड आपके पास ऐसा यूनिट इज मीटर्स, तो मीटर्स में लिखा, एंड यहाँ पे मैंने लिखा आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है न्यूटन पर केजी, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस के ऊपर आपके पास जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सरफेस के ऊपर जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो लेट्स से कि हमने इसको सरफेस, इसको हमने रेडियस कहा था, ठीक है। तो मैंने लेट्स से कि ये रेडियस, मैं रेडियस से प्लॉट कर रहा हूँ, तो दिस इज द रेडियस। ये डायग्राम थोड़ी सी गलत हो जाएगी लेकिन मैं इसको बाद में करेक्ट कर दूंगा, आपको आई होप कि हम लोग कॉन्सेप्ट सही समझ, ठीक है ना। बस इस सर्कल को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दिस नाउ इज द रेडियस, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपके पास रेडियस से बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिलो द रेडियस, ये अभी हमने बात नहीं की, बिलो द रेडियस क्या होगा, दैट्स टोटली डिफरेंट। अभी हम बात कर रहे हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अबव द पॉइंट ऑफ रेडियस, ठीक है। मैंने कहा कि at the point of radius the gravitational field strength at the point of the surface the gravitational field strength had the maximum value, so for example इस maximum value को मैं यहाँ पे प्लॉट कर, this is the maximum value of this gravitational field strength, ठीक है। अब अगर मैं अ डिस्टेंस ग्रेटर देन आर जाऊंगा तो ये डिक्रीज होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 2r, डिस्टेंस 2r के ऊपर जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू अपनी 1/4 के ऊपर आ जाएगी। 1/4 पे आने का मतलब ये है कि दिस इज हाफ एंड 1/4 वुड बी दिस वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास ये इतनी हो चुकी है, एंड सो ऑन, ये फर्दर 1/4 होगी कुछ ये, एंड फर्दर ये 1/4 होगी एंड सो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ कुछ इस तरह का बन रहा होगा,
क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट पॉइंट्स के हिसाब से प्लॉट करने की कोशिश की है, तो ये हमारा ग्राफ एकदम डिक्रीज होके ऐसे कुछ बनता आ रहा है, क्रिएशन यहाँ शो करता है। Now the point is that this graph never goes to zero for an isolated object. It will never touch to zero. Why it's not touching to zero? कि हम ये नहीं कह रहे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गई है, लेकिन हम ये कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल हो जाएगी। जीरो हो सकती है, कहाँ जाके जीरो होगी? जीरो होगी आपके पास एक बहुत ही दूर वाली जगह पे, जिसको अभी हम डिफाइन भी नहीं करते। ठीक है, तो मैंने कहा कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब इस ग्राफ में एक वेरिएशन है कि सिंस आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इस ग्राफ को हम इस तरह भी बना सकते हैं। मैं इसको रफली बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, हम इसको दोबारा बनाएंगे एक दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। टेक्निकली ये ग्राफ इस तरह बनना चाहिए। ये ग्राफ इस तरह क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आपके पास ये एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब बिकॉज इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इस वजह से ये नेगेटिव है। लेकिन जो अभी हमने पहला ग्राफ बनाया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर कंसिडरिंग इनवर्ड्स एज पॉजिटिव, इस वजह से मैंने कुछ ये वेरिएशन। ठीक है, अब इसके बारे में फर्दर बातें, दो तीन और बातें देखेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ at the surface of earth, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फॉर दैट वी नीड टू थिंग्स। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ निकाल रहा हूँ, तो मुझे चाहिए होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो मेरे पास है, पहला मास ऑफ अर्थ एंड सेकंड वुड बी रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो वैल्यू 9.81 है हमारे पास कहाँ से आएगी। ठीक है, देखिए मैंने कहा g की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की पहले मैं वैल्यू लिख दूं, रेडियस ऑफ अर्थ तो हमारे पास है 6.4, 10⁻⁶ मीटर्स, एंड मास ऑफ अर्थ हमारे पास है 6.0, 10⁻24 kg। ठीक है, ये वैल्यूज यूजुअली आपको गिवन होती है, लेकिन ये हम क्वेश्चंस में इतनी दफा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमें खुद भी याद हो जाए। अब कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे? तो डूइंग द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस चैप्टर मैंने लिखा 6.67, कैलकुलेटर आप हाथ में रखिएगा, 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ मैंने लिखा 6.0, 10⁻24, ठीक है, और उसके बाद हमने रेडियस ऑफ अर्थ लिखा 6.4, 10⁻⁶ का स्क्वायर। मैं इसको कंक्लूड करूंगा, मेरे पास आंसर करीब करीब 9.81 आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस वन। अब मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें, 6.7 10⁻11 and 6 10⁻24, 6.4 10⁻6 स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास एग्जैक्टली 9.77 आएगी। न्यूटन पर केजी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये हमने रखी है अर्थ के सरफेस के ऊपर। मैं सरफेस से दूर जाऊंगा तो ये वैल्यू आपके पास वेरी करने शुरू कर देगी। लेकिन अब एक सवाल है, क्या ये 9.77 या 9.81 की जो वैल्यू है, इज दिस द एग्जैक्ट वैल्यू? क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है?
और हमने ये जो 9.77 कैलकुलेट किए, ये 9.81 से एक सिग्निफिकेंटली कम 9.81, एंड ये काफ़ी कम आता है, मतलब 0.4 का डिफरेंस आता है। तो ये 9.77 क्यों आता है? क्या हमने रेडियस गलत लिया? नहीं। अब समझिएगा, देखें ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास, ट्विस्टिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट इक्वेटर। इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, एंड इक्वेटर के अलावा किसी और पॉइंट पे जाऊंगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। रीजन क्या है, अब वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, इसके बाद फिर इसको रफली समझेंगे। अगर टाइम वैसे हमारा ऑफ हो गया है, चले मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं समझाऊँ। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड for the surface of the earth is the value at equators. It is the value at equators. अच्छा भाई स्क्रीन थोड़ी सी गायब हो गई है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। Something happens exactly at 9। इसको पता चल जाता है क्लास का टाइम ऑफ हो गया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो वो कोशिश करता है कि एज सुन एज पॉसिबल मैं ज़रा नेट में कुछ इशू शुरू कर दूँ, नेट वेट खराब हो जाए और कि बंदा क्लास ऑफ कर दे। चलिए, नाउ देयर आर टू रीजंस, ठीक है, वो रीजंस को हम सिर्फ लिख रहे हैं और फिर अगली क्लास में इसको हम कैलकुलेट भी करके देखेंगे। आप सबसे पहला रीजन आप लिखेंगे कि रेडियस एट इक्वेटर is greater than at any other point as earth is elliptical. बेटा एक रीजन ये है कि आपके पास अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अर्थ इज इलिप्टिकल, जिसकी वजह से आपके पास रेडियस के ऊपर जो, सॉरी इक्वेटर के ऊपर जो रेडियस है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है ना। अब पोल्स पे तो कम ही होगा, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसका जो सर्कल, इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है एट द इक्वेटर वो कम होता है। दूसरा रीजन ये है कि जब मैं इक्वेटर के ऊपर हूं तो आई एम एक्चुअली मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, जिसमें से जो मेरा वेट है उसका एक प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड एफसी प्रोवाइड कर रहा होगा, एंड दैट वुड डिक्रीज द फोर्स ऑन मी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो वो रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी, जो एपरेंट वैल्यू है कम नहीं होगी, एपरेंट वैल्यू कम आ रही। चलिए, मैंने बहुत जल्दी से बहुत रफली से ये बड़ी सी बात बता दी है। अगली क्लास में हम यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, हम इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, हम पहले ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इक्वेटर वाले चीज़ों को, मैथमेटिक्स को देखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर की तो बात कर ली, सरफेस के अंदर की क्या कहानी चल रही है हम उसको देखेंगे। फिर हम कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, कंपेयरिंग टू डिफरेंट मासेस, कंपेयरिंग टू डिफरेंट प्लैनेट्स, कंपेयरिंग अ प्लैनेट एंड अ, ठीक है, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।